हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे शेक्सपियर के प्ले के ऊपर, दी टेम्पेस्ट के ऊपर। और इसकी स्टोरी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस की थी और उसके अंदर हम लोगों ने कैरेक्टर्स को भी देखा था और हम लोगों ने क्रिटिकल एनालिसिस भी इसका कर लिया है। ओवरऑल हम लोग इस टेम्पेस्ट के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। और एनालिसिस ऑफ द प्ले हम लोग कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जैसे द टेम्पेस्ट एज ए रोमांस। इस पैराग्राफ को पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, मैं ओवरऑल आप लोगों को बता देती हूँ इसके अंदर क्या डिस्कशन हुई है। कि वैसे अगर हम लोग देखें शेक्सपियर के प्लेस को तो उसके अंदर हम लोगों को दिखता है कि ट्रेजेडी हुई है या मर्डर हुआ है, इस तरह की चीज़। लेकिन द टेम्पेस्ट प्ले जो है ये हम लोगों का एंड हुआ है उनकी वेडिंग से, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों को ओवरऑल शेक्सपियर के प्ले के हिसाब से इसके अंदर हम लोगों को रोमांस दिखता है इस हिसाब से, क्योंकि लव स्टोरी है दोनों की। तो शादी के ऊपर एंड हुआ है उन दोनों की, मतलब हैप्पी एंडिंग हुई है। इसका मतलब हम लोगों का ये जो प्ले है एज ए रोमांस हम लोग इसको अगर देखें तो ये हम लोगों का वेडिंग के ऊपर एंड हो रहा है, हैप्पी एंडिंग हो रही है। तो ये हम लोगों का प्ले जो है एज ए रोमांस कहलाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। मैं डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर कर दूँगी, पीडीएफ ये वाला, तो आप लोग वहाँ से भी देख के कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके अंदर क्या बात हुई है। थोड़ा सा आप लोगों ने रेफरेंस देना है, जो पहले इसकी हिस्ट्री है वो बतानी है और इसके जो शेक्सपियर के दूसरे प्लेज हैं उसके साथ कंपेयर करके बताना है टेम्पेस्ट को। कि टेम्पेस्ट जो है, मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि ये वेडिंग पे एंड हो रहा है, बाकी इसकी जो प्ले थे उसके अंदर हम लोगों को प्रॉब्लमेटिक दिखते थे थोड़े से, और उसके अंदर मर्डर और ट्रेजेडी इस तरह की होती थी। तो इस हिसाब से हम लोगों का ये ट्रेजिक नहीं है बल्कि कॉमेडी है। और उसके बाद इस पैराग्राफ के अंदर बात हुई कि जो टेम्पेस्ट है ये शेक्सपियर का फैंटेसी और मैजिक के ऊपर है। और फैंटेसी अगर हो अगर किसी भी चीज़ के अंदर तो वो रोमांटिक बन ही जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये फिर रोमांटिक लव की थीम हम लोगों को देगा। और उसके अलावा सिबलिंग हेटर्ड दिखेगा इस टेम्पेस्ट के अंदर हम लोगों को, कि दोनों भाइयों का आपस में जो है वो ठीक नहीं है और एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर भी प्लान किया। तो इस तरह करके हम लोगों को थोड़ी सी ये भी केमिस्ट्री दिखेगी। उसके अलावा लव दिखेगा हम लोगों का फादर फॉर हिज चाइल्ड, प्रॉस्पेरो का मिरांडा के लिए हम लोगों को लव दिखेगा। उसके अलावा हम लोगों को इस टेम्पेस्ट के अंदर दिखेगा कि द टेम्पेस्ट एग्जामिन्स many of the topics that Shakespeare had focused on in his earlier plays. Topics such as attempt to overthrow a king, जैसे अब टेम्पेस्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें हम लोगों को शेक्सपियर ने बताई हैं, उन तमाम टॉपिक्स पे बात की है जो उस ज़माने में चल रहा था। जैसे किंग जो है उसकी जो प्लेस है उसको वहाँ से उसको हटा दिया जाए, जैसे ये एग्जाम्पल के अंदर ये सब आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा नेचर वर्सेस नर्चर ये दिखेगा हम लोगों को। वो हम लोगों को आगे रेफरेंस दिख रहा है विंटर्स टेल और किंग लियर, ये शेक्सपियर का ड्रामा है। इनोसेंस इसके अंदर भी हम लोगों को ये चीज़ दिखेगी और इनोसेंस भी दिखेगा द टेम्पेस्ट के अंदर हम लोगों को, मिरांडा का इनोसेंस दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है, although द टेम्पेस्ट प्रोवाइड्स द फर्स्ट मेस्क विद इन अ प्ले मेस्क, कहते हैं किसी भी थिएटर को या कोई भी जगह ऐसी जहाँ पर ड्रामा परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इस पैराग्राफ को देखें तो इसके अंदर भी सिंपल ही यही चीज़ें बताई हुई हैं कि जो शेक्सपियर के पहले प्लेस थे उनके साथ टेम्पेस्ट को कंपेयर करवाया गया है। बाकी मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी, आप लोग इसके अंदर से देख सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। सिंपल हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन कर ली है। सिंपल यहाँ पर मैं आप लोगों को जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। अब हम लोगों ने द टेम्पेस्ट एज ए रोमांस डिस्कस कर लिया। उसके अलावा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इसका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली हिस्ट्री बताई गई है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर लूँगी। ये काफ़ी लंबा है, इतना लंबा लेक्चर मैं भी नहीं बना सकती, तो वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँगी बाद में। अभी आगे हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका। थोड़ा स्ट्रक्चर आप लोगों का ये इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आप लोगों को सारा पढ़ के बताती हूँ कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की। सबसे पहले हम लोग इसका प्लॉट देख लेते हैं। प्लॉट के अंदर हम लोगों को दिखेगा कि लव स्टोरी है इसके अंदर। देन देयर इज़ द स्टोरी ऑफ टू यंगर ब्रदर्स, दो भाइयों की स्टोरी है। उसके बाद
उसके अलावा हम लोगों को बताया कि ओल्डर ब्रदर जो है उसको चाहिए टाइटल और पोजेशन चाहिए। उसके अलावा आगे हम लोगों को स्टोरी आप लोगों को पता है, तो ये प्लॉट का सबसे पहले आप लोगों ने बताना है कि उसका प्लॉट कैसा है। प्लॉट हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर नीचे ही दिखेगा। उसके अलावा आप लोगों ने बताना है कि कैलिबन एक उसका सर्वेंट था, विच का बेटा था, वो मर्डर प्लॉट करता है प्रॉस्पेरो का। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि सिंपल प्ले जो है हम लोगों को बता क्या रहा है, कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर एंड अबाउट रिमाइंडिंग द ऑडियंस दैट द डिवीजन बिटवीन हैप्पीनेस एंड ट्रेजेडी इज़ ऑलवेज फ्राजाइल एंड मस्ट बी केयरफुल मेंटेन्ड। मतलब बहुत सारे प्लॉट्स हम लोगों को इसके अंदर दिखेंगे, लेकिन बेसिकली क्या बताया गया है कि ह्यूमन नेचर जो है उसके बारे में, उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बताया गया है। उसके अलावा ऑडियंस को ये रिमाइंड करवाया जा रहा है कि इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए, ये डिवीज़न बिटवीन हैप्पीनेस एंड ट्रेजेडी। अब हम लोगों को ये पता है कि जितने भी शेक्सपियर ने ड्रामा लिखे, प्लेस लिखे, उन्होंने ज़्यादातर ट्रेजेडी के ऊपर एंड किया। ये जो प्ले है शेक्सपियर का, ये कॉमेडी प्ले है और ये हम लोगों को सिंपली दिखाया जिस हिसाब से जा रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि ये भी ट्रेजेडी होगी, लेकिन उन्होंने ये ट्रेजेडी नहीं बनाई। उन्होंने हैप्पी एंडिंग की और उन्होंने हम लोगों को डिवीज़न बताई हैप्पीनेस और ट्रेजेडी के बीच में, और बताया कि उसको किस हिसाब से केयरफुली आप लोगों ने मेंटेन करना है। कि आप लोगों को दिख रहा है कि आपकी ये जो लाइन चल रही है ट्रेजेडी की तरफ जा रही है, तो उस ट्रेजिक लाइन को आपने हैप्पीनेस की तरफ कैसे लेकर जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को बताई उन्होंने इस प्ले के अंदर, और इस प्लॉट को आप लोगों ने इस हिसाब से बताना है। उसके अलावा बताया कि टेम्पेस्ट जो है वो एंड हुआ वेडिंग के ऊपर। उसके अलावा हम लोगों को बताया कि ये इजीली एंड हो सकता है ट्रेजेडी के ऊपर, लेकिन वेडिंग के ऊपर हुआ, हैप्पीनेस के ऊपर हुआ। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को 2 मर्डर प्लॉट्स दिख रहे हैं इसके अंदर, एक एलोंजो का दिखता है और एक प्रॉस्पेरो का दिखता है कैलिबन के थ्रू। उसके अलावा आगे हम लोगों को दिखता है बेट्रियल जो रिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद ट्रेजेडी के अंदर हम लोग अगर देखें जिस तरीके से इन्होंने पहले प्लेस लिखे हैं, तो वो हमेशा ट्रेजिक प्ले ऐसे ही हम लोगों को एंड पे ब्लड शेड दिखता था और इस तरह की चीज़, जिस तरह हैमलेट इन्होंने लिखा है उसके अंदर ऐसे ही है। तो टेम्पस जो है प्रॉस्पेरो ने केयरफुली, उस प्रॉस्पेरो के कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने, शेक्सपियर ने एक मैनिपुलेशन का, कैरेक्टर्स को कैसे मैनिपुलेट करना है वो चीज़ उन्होंने बताई हम लोगों को। उसके अलावा उन्होंने बताया कि किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, उन्होंने ट्रेजेडी को किस हिसाब से कंट्रोल किया, ऑडियंस को उन्होंने किस हिसाब से चीज़ें बताई। उसके अलावा प्रॉस्पेरो की जो अवॉइडेंस ट्रेजेडी की तरफ दिख रही है वो क्या रिवील करती है कि उस कैरेक्टर की डिसेंसी बताती है और कंट्राडिक्स है सम क्रिटिक्स के लिए। ठीक है, ये प्रॉस्पेरो की जो नेचर है, जो प्रॉस्पेरो का कैरेक्टर है, ठीक है, और उसके कैरेक्टर के बारे में क्रिटिक क्या आर्गुमेंट करेंगे, क्या आर्गुमेंट करते हैं कि ये एक एन एमोरल डेमीगॉड है जो एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचुरल इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड। हम लोगों को प्रॉस्पेरो का कैरेक्टर कैसा दिखता है कि वो आता है और आके एक विच को हराता है और आके उसके बेटे को गुलाम बना लेता है। इसी तरह एरियल को वो गुलाम बना लेता है। फिर वो शिपरेक दिखाते हैं हम लोगों को स्टार्टिंग के अंदर। तो प्रॉस्पेरो का कैरेक्टर कैसा दिख रहा होता है और एंड पे वो कैसा बन जाता है, फॉरगिव कर देता है। तो ये जो है कंट्राडिक्शन हम लोगों को दिख रही है। तो इसी के ऊपर आर्ग्यूमेंटेशन हम लोगों को ये दिखती है कि वो है एक एक्सप्लॉयटेशन, उसका कैरेक्टर, लेकिन उसने कैसे ख़ुद को कंट्रोल किया और कैसे हर चीज़ उसने मैनेज की। उसके अलावा हम लोगों को इसके प्लॉट के अंदर दिखता है कि इन्होंने 3 यूनिटीज़ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, एरिस्टोटल की पोएटिक्स बुक है, वो उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसके अंदर डिटेल में जानना हो ट्रेजेडी के बारे में तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और मैं लिंक भी ऐड कर दूँगी इस वीडियो के एंड पर। तो इसके अंदर उन्होंने टेम्पेस्ट के अंदर एरिस्टोटल की पोएटिक्स की ट्रेजेडी जो है उस चीज़ को उठाया है इन्होंने। और उसके अंदर क्या था, सबसे पहले यूनिटी ऑफ एक्शन के ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के लिए यूनिटी ऑफ एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसा था कि उनका जो था ड्रामेटिक वर्क जो था उसकी उन्होंने कहा कि क्लियरली एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडल होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए। सिंपल ऐसे ही था हम लोगों का, एक मिडल था, एक बिगिनिंग थी और एक एंड था। उसके बाद यूनिटी ऑफ हम लोगों को टाइम दिखती है,
नंबर 1 पे एक्शन आ गई, नंबर 2 पे टाइम आ गया। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को क्या दिखाया कि एरिस्टोटल ने आर्गुमेंट किया कि डेट ऑल द एक्शन शुड ऑकर विद इन 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन, यानी कि 1 डे के अंदर। एरिस्टोटल ने कहा था कि जितने भी आपके वो एक्शन प्ले के अंदर चल रहे हैं ना, मतलब आपका प्ले जो है 1 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। सिमिलरली शेक्सपियर का भी ये प्ले 1 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था। यूनिटी ऑफ टाइम भी दिख गई हम लोगों को। उसके बाद यूनिटी ऑफ प्लेस। शुरू में तो हम लोगों को नहीं पता चलता शेक्सपियर के इस प्ले के बारे में कि यूनिटी ऑफ प्लेस है कि नहीं, लेकिन बाद में हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि जो लोकेशन है प्ले की वो एक ही जगह पर है और लिमिटेड है टू 1 प्लेस। ठीक है, क्योंकि एक आइलैंड के ऊपर ही चल रहा है, हम लोगों को ड्रामे के अंदर भी दिख जाता है। ये 3 यूनिटीज़ ऐड करने के बाद शेक्सपियर ने हम लोगों को बताया कि जो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है और उन्होंने ये 3 यूनिटीज़ का जिक्र किया है, तो वो कैसे एक स्टेज के ऊपर परफॉर्म होती हैं और कैसे अनफोल्ड होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर यही बताया हुआ है कि जो प्लॉट था इसका, ये आप लोग आगे से स्टोरी के थ्रू साथ रिलेट करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है लिटरेरी डिवाइसेस का, कि लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं टेम्पेस्ट के अंदर कौन कौन से हैं, चल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले क्विकली कम टू अप्रिशिएट द लिटरेरी डिवाइसेस दैट द प्ले राइट एम्प्लॉय इन कंस्ट्रक्टिंग हिज प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट शेक्सपियरियन प्लेस कंटेन soliloquies which offer a way for the playwright to develop a character's inner thought। अब हम लोगों को सबसे पहले ये एक लिटरेरी डिवाइस मिल रहा है जिसके अंदर हम लोगों को ये दिखता है कि कैरेक्टर की इनर थॉट्स क्या हैं और वो उसके अंदर क्या अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, The soliloquy requires that the character must think that he is alone on stage as he reveals to the audience what he is really thinking। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को ये डिफाइन किया इसकी डेफिनेशन। उसके बाद इन द टेम्पेस्ट द soliloquy is not used as often as it would be in the tragedy because the dramatic moments are not as intense. However, Prospero still uses this device most notably in Act 5 when he tells the audience what he has accomplished with the help of magic and that soon he will no longer have need for such devices। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया एक्ट 5 के अंदर कहाँ कहाँ टेम्पेस्ट के अंदर उन्होंने ये लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, soliloquy इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ मोनोलॉग। अब मोनोलॉग भी एक चीज़ होती है और एक soliloquy चीज़ होती है, लेकिन ये इससे डिफरेंट होती है। इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स अलाउड हिज थॉट्स बट विद अदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट। अब इसके अंदर मोनोलॉग के अंदर क्या होता है कि कैरेक्टर जो है ऊंची आवाज़ से बोलता है अपनी थॉट्स के बारे में, जिससे जो ऑडियंस होती हैं, जो सामने कैरेक्टर्स होते हैं, उनके सामने वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन soliloquy ऐसी नहीं है। शेक्सपियर आल्सो फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयज द असाइड in which the character addresses the audience but other characters do not hear these words। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है डिफरेंस, के एक हम लोगों को ड्रामों के अंदर, फिल्म्स के अंदर ये चीज़ भी दिखाई जाती है कि एक कैरेक्टर है वो ऑडियंस को सारी बात बता रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स जो हैं, जो जितने भी पीछे ये कैरेक्टर्स हैं इस स्टेज के, ठीक है, ये कैरेक्टर्स नहीं जानते कि ये कैरेक्टर क्या सोच रहा है और क्या बात कर रहा है। ठीक है, अब ये था soliloquy। जबकि मोनोलॉग क्या होता है कि कैरेक्टर्स जो हैं बाकी जो स्टेज के पीछे हैं वो भी वो इनर थॉट्स सुन सकते हैं जब वो लाउडली बोल रहा होता है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ जिनके बारे में ऑडियंस को पता है बट पीछे वाले कैरेक्टर्स को नहीं पता। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मिरांडा ने ये चीज़ यूज़ की थी एक्ट 1 सीन 2 के अंदर, जब वो एक कन्फेशन करती है ऑडियंस के सामने कि जो उसकी कंसर्न है उसके फादर के लिए। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ जो हम लोगों को दिखती है ट्रूथफुली दिखती है, इनोसेंस दिखती है इसके अंदर, और हम लोगों को ये चीज़ उसकी बिल्कुल ट्रू दिखती है, रियलिस्टिक दिखती है। ठीक है, तो ये लिटरेरी डिवाइस इसके अंदर यूज़ हुआ है। उसके बाद शेक्सपियर की लैंग्वेज देख लेते हैं। इसके अंदर शेक्सपियर्स एलिजाबेथन लैंग्वेज कैन समटाइम्स इंटिमिडेट हिज ऑडियंस। शेक्सपियर रोट मोस्ट ऑफ द टेम्पेस्ट इन वर्स यूजिंग आयम्बिक पेंटामीटर। नंबर 1 पे ये आ जाएगी और नंबर 2 पे हमारे पास ये आ जाएगी। एलिजाबेथन लैंग्वेज थी और आयम्बिक पेंटामीटर था।
नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या बताया जा रहा है कि आयम्बिक पेंटामीटर इज ए लिटरेरी टर्म दैट डिफाइंस द प्ले मीटर एंड द स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन ईच सिलेबल। अब आयम्बिक पेंटामीटर की भी डेफिनेशन बताई गई है कि कैसे वो स्ट्रेस और मीटर का इस्तेमाल होता है एक वर्ड के ऊपर, मतलब कितनी कहाँ पर क्या शिद्दत है, किस हिसाब से क्या बात बोली जा रही है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, इन आयम्बिक पेंटामीटर ईच कंप्लीट लाइन कंटेन 10 सिलेबल्स। 10 सिलेबल्स होते हैं उसके अंदर, with each pair of syllable containing both an accented syllable and an unaccented syllable। दो किस्म के syllable होते हैं उसके अंदर। many renaissance poets used iambic pentameter because the alternating stress create a rhythm that contribute to the beauty of the plays language। इसकी लैंग्वेज के अंदर हम लोगों को बेसिकली आयम्बिक पेंटामीटर मिलता है और हम लोगों को ये दिखता है कि रेनाइसेंस पोइट्स जितने भी थे वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इससे एक रिदम सी आ जाती थी उनके लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, एक ब्यूटी बन जाती है उनकी, उसके अंदर एक वो होता है ना, डेकोरेशन स्टाइल होता है, तो वो चीज़ उनको उसके अंदर मिल जाती थी। उसके अलावा शेक्सपियर ने इंक्लूड किया था प्रोज पैसेजेस अपने प्लेस के अंदर, विद प्रोज लाइन बीइंग स्पोकन बाय कैरेक्टर्स ऑफ लोअर सोशल रैंक। शेक्सपियर यूजेस दिस डिवाइस टू रिवील द कम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलिबन। इस चीज़ को, इस डिवाइस को किस तरह उन्होंने यूज़ किया, कैलिबन की कम्प्लेक्सिटी बताने के लिए। इन द टेम्पेस्ट कैलिबन स्पीक्स प्रोज व्हेन ही इज़ कंस्पायरिंग विद द स्टेफनो एंड ट्रिंक्लो। अब यहाँ पर रेफरेंस आप लोगों ने डाल देना है कि कब उसकी कम्प्लेक्सिटी रिसॉल्व करने के लिए प्रोज का इस्तेमाल किया शेक्सपियर ने, जब वो बात कर रहा था कैलिबन, स्टेफनो और ट्रिंक्लो से। बट when Caliban speaks of the beauty of the island, he speaks in verse। अब यहाँ पर भी उसने दो तरीक़ों से बात की कैलिबन ने। जब उसने आइलैंड की ब्यूटी के बारे में बात की तब उसने वर्स में बात की, जब उसने स्टेफनो और ट्रिंक्लो से वैसे बात की तब उसने प्रोज के अंदर बात की। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर की कम्प्लेक्सिटी बताई जा रही है। आगे क्या है, शेक्सपियर्स एलिज़ाबेथन लैंग्वेज कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। ये थोड़ी सी लैंग्वेज जो है मुश्किल लगती है। दूसरा, शेक्सपियर का अगर काम हो तो वैसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे लफ्ज़ लगते हैं, क्योंकि शेक्सपियर को थोड़ा सा स्पेलिंग का मसला था। ये जब भी लिखते थे तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते थे, ये स्पेलिंग जो है सही से नहीं पढ़ सकते थे शेक्सपियर ने अपना नाम भी 5-6 जगहों के ऊपर अलग अलग स्पेलिंग के अंदर लिखा हुआ है। ये शेक्सपियर का एक फैक्ट है। उसके अलावा शेक्सपियर जो हैं, इनकी लैंग्वेज वो कह रहे हैं थोड़ी सी, जो एलिज़ाबेथन लैंग्वेज है ये थोड़ी सी पढ़ने में आप लोगों को मुश्किल होगी शुरू में, लेकिन बाद में आपको आदत हो जाएगी। यूज़ ऑफ शेक्सपियरियन ग्लॉसरी एंड द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आर टू सोर्सेज दैट कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। अब ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को लैंग्वेज समझने में मदद देंगी। बट द बिगेस्ट असिस्ट कम्स विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को फल मिलेगा। रीडिंग एंड लिसनिंग टू शेक्सपियर्स वर्ड्स बिकम ईजियर विद प्रैक्टिस। रीडिंग अलाउड ऑल्सो हेल्प्स इन बिकमिंग फेमिलियर विद अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। विद टाइम द अनफेमिलियर लैंग्वेज and the rhetorical devices that Shakespeare employed in writing his text cease to be strange, and the language assumes the beauty that is hidden within it। अब इतना ज़ोर क्यों दिया गया शेक्सपियर के बारे में कि इनकी लैंग्वेज को पढ़ा जाए और इसको प्रैक्टिस की जाए और इनको समझा जाए, क्योंकि शेक्सपियर की जो वर्सेस हैं, जो इनकी फ्रेजेस हैं, 400 साल के बाद आज भी यूज़ हो रही हैं। शेक्सपियर ने ऐसी चीज़ लिटरेचर को दी, इंग्लिश लिटरेचर को दी। ये ऐसे ही इंग्लिश के इतने अच्छे प्ले राइट नहीं बन गए थे, इन्होंने एक ऐसी चीज़ दी लिटरेचर को जो पहले से जिसका कोई अता पता ही नहीं था, उस तरफ किसी की कोई थॉट्स गई नहीं थी। तो शेक्सपियर जो हैं, इन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें दी जिनको लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, और इनका दिया हुआ वर्क, इनकी फ्रेजेस बहुत डीप मीनिंग रखती हैं। तो उनकी राइटिंग को पढ़ना और उनकी चीज़ों को पढ़ना, उससे काफ़ी नॉलेज हासिल हो सकती है। आप लोग देखेंगे कि इनके जितने भी प्लेज़ हैं कि 100 टाइम्स लोगों ने उसके ऊपर रख के अपनी स्टोरीज़ और फिल्म्स और इस तरह की चीज़ें इन लोगों ने बनाई हैं शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर का वर्क और शेक्सपियर ख़ुद बहुत जाना माना नाम है। ठीक है,
तो कुछ तो है ना जो लोग इनको पढ़ रहे हैं और इनको कॉपी कर रहे हैं। तो इनकी लैंग्वेज समझने के लिए उनकी ग्लॉसरी और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हम लोगों को इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर 2 चीज़ें बता दी हैं हम लोगों को। आगे अब इनकी कैरेक्टर लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था अपने वीडियोस के अंदर कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैरेक्टर्स को। तो वैसे तो मैं स्टोरी के अंदर साथ साथ बताती रही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने रिटर्न वर्क में भी दे दिया है, तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉस्पेरो आ रहा है, द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। आफ्टर हिज ब्रदर एंटोनियो सीज्ड हिज टाइटल एंड प्रॉपर्टी, Prospero was exiled with his daughter and eventually found refuge on an island. प्रॉस्पेरो जो था ये हम लोगों को पता है कि राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान था, और बाद में ये एक्स ड्यूक ऑफ मिलान बन गया जब इसके भाई ने एंटोनियो ने तमाम इसका टाइटल और प्रॉपर्टी छीन ली। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है मिरांडा का, प्रॉस्पेरोज डॉटर। ये तो हमें पता था प्रॉस्पेरो की बेटी है। उसके अलावा इनके बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि शी हैज़ बीन ऑन द आइलैंड विद हर फादर फॉर 12 ईयर्स। 12 साल से वो अपने फादर के साथ थी उस आइलैंड पे। जब वो 3 साल की थी, सिंस शी वॉज 3 ईयर्स ओल्ड, तब से वो अपने फादर के साथ उस आइलैंड के ऊपर फंसी हुई है। ठीक है, यानी कि जब वो 3 साल की थी तब वो अपने फादर के साथ उस आइलैंड पे आई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, एंटोनियो प्रॉस्पेरो का यंगर ब्रदर हु इज़ नाउ द ड्यूक ऑफ मिलान, जिन्होंने धोखे से प्रॉस्पेरो से उनकी प्रॉपर्टी और उनका टाइटल छीन लिया था। ही हैड प्लॉटेड अगेंस्ट प्रॉस्पेरो ईयर्स अर्लियर एंड नाउ कन्विंसेस सेबेस्टियन टू मर्डर हिज ब्रदर द किंग ऑफ नेपाल। पहले तो खुद गलत काम किया, अपने भाई की जगह ले ली, अब दूसरे बंदे को, सेबेस्टियन को कन्विंस कर रहा था कि वो भी अपने भाई की जगह ले ले जो किंग ऑफ नेपाल था, यानी कि अलोंसो। ठीक है, यहाँ पर इनका जो भाई है एंटोनियो, इनका डबल नेगेटिव रोल दिखाया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद आ रहा है एरियल, अ स्पिरिट ऑफ द एयर। हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि ये एयर की स्पिरिट थी, यानी कि इनकी अपीयरेंस ऐसी थी। ही असिस्ट प्रॉस्पेरो इन सीकिंग रिट्रीब्यूशन ओवर हिज एनिमीज़। ये अपने प्रॉस्पेरो का ग़ुलाम था और ये प्रॉस्पेरो की हेल्प करता था कि वो अपने एनिमीज़ से बदले ले सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कैलिबन, द ऑफस्प्रिंग ऑफ द विच सिकोरेक्स एंड द डेविल। डेविल आपको पता है शैतान को कहते हैं या जिन भूत को कह लें आप लोग, और सिकोरेक्स जो है ये आप चुड़ैल है हम लोगों के पास। इनका बच्चा था, बेटा था, ऑफस्प्रिंग था। प्रॉस्पेरो हैज़ मेड कैलिबन हिज सर्वेंट और स्लेव एंड इन रिस्पॉन्स कैलिबन प्लॉट टू मर्डर प्रॉस्पेरो। कैलिबन को उसने स्लेव बना लिया था, सर्वेंट बना लिया था, और रिस्पॉन्स के अंदर कैलिबन ने प्लॉट किया प्रॉस्पेरो का मर्डर। और कैलिबन को हम लोगों को ये इस तरीके से दिखाया गया है कि ये उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जो वीकर पीपल हैं, और आल्सो अगर हम लोग दूसरी तरफ से लें तो उनकी तरफ इशारा है जो लोग अनसिविलाइज थे और जिनके बारे में मशहूर है कि वो सैवेज हैं और उनको मैनर्स सीखने की ज़रूरत है, एजुकेट होने की ज़रूरत है। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर एशियन वर्ल्ड के तमाम लोग आते हैं। ठीक है, कैलिबन की शक्ल में। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फर्डिनेंड, द सन ऑफ द किंग ऑफ नेपाल्स। ये किंग ऑफ नेपाल का बेटा था। During the storm, he was separated from the rest of the king's party, met Miranda and fell in love with her. अब storm जब आया था, जब storm create किया गया था, तब ये अपने फादर से और अपने जो कंपेनियंस थे इसके साथ उन सब से अलग हो गया था, सेपरेट हो गया था। फिर ये मिरांडा से मिला और फिर द बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। नेक्स्ट हम लोग के पास अलोंसो है, द किंग ऑफ नेपाल्स। ये अलोंसो था जो किंग ऑफ नेपाल था, जिसका ये लोग प्रोग्राम बना रहे थे एंटोनियो और सेबेस्टियन मर्डर करने का। द किंग ऑफ नेपाल ही बिलीव्स हिज सन हैज़ डाइड। ये यकीन इसको हो गया था कि इसका बेटा जो है वो मर चुका है, लेकिन एंड इज़ ओवरजॉयड टू लेटर फाइंड हिम। बाद में बहुत खुश हुआ जब उसने उसको तलाश कर लिया। अलोंसो इज़ रिपेंटेंट फॉर द पेन ही कॉस्ट प्रॉस्पेरो इन द पास्ट। अलोंसो जो था ये पशेमान था या शर्मिंदा था जो इसने प्रॉस्पेरो के साथ पास्ट में किया था उसके ऊपर। ठीक है, यानी कि ये सुधर गया था, ये इसको गिल्टी फील हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास सेबेस्टियन, अलोंसो का ब्रदर। ही इज़ इजीली लेड इनटू प्लानिंग हिज ओन ब्रदर्स द किंग्स मर्डर। अब ये बंदा तो ठीक था, लेकिन ये इजीली उसकी बातों में आ गया अपने भाई को मारने के लिए। ठीक है, यानी कि किंग का मर्डर करने के लिए। ये अलोंसो का भाई था।
अच्छा, आगे गोंजालो एन एल्डरली काउंसलर हु सेव्स प्रॉस्पेरोस एंड मिरांडा's लाइफ व्हेन दे आर एक्साइल्ड। अब जब इनको निकाल दिया गया था उस जगह से, तब इसने गोंजालो ने इनको बचाया था, इनकी ज़िंदगियां बचाई थी। और ये एल्डरली काउंसलर था, ठीक है। ही प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म व्हेन फर्डिनेंड इज़ लॉस्ट। अब ये जो था इसका कैरेक्टर हम लोगों को पॉजिटिव दिखाया है, ये सबको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक था और इसको होप थी कि फर्डिनेंड जो है वो गुम हो गया है, मरा नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों के पास कैरेक्टर आ रहा है स्टेफनो का, द किंग्स बटलर। अब हम लोगों को स्टोरी के अंदर नहीं बताया गया था कि ये कौन है कौन नहीं। मैंने भी स्टोरी आप लोगों को बताई थी, उसके अंदर हम लोगों को स्टेफनो और ट्रिंकलो के बारे में नहीं पता था। यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया कि ये बटलर था। ही अराइव्स ऑन द आइलैंड ड्रंक एंड क्विकली बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन अ प्लॉट टू मर्डर प्रॉस्पेरो। अब ये जो था ये ड्रंक था, आइलैंड के अंदर हम लोगों को मिलता है ड्रंक, और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है प्रॉस्पेरो का मर्डर करने के लिए। ट्रिंकलो जो है ये किंग्स का जेस्टर था। द किंग्स जेस्टर, जेस्टर कहते हैं जोकर को या कॉमेडियन को जो एक तरह का आपको एंटरटेन करता है, तो ये किंग का जेस्टर था। व्हेन स्टेफनो अराइव्स विद वाइन, जब स्टेफनो जो था यानी कि बटलर ये वाइन के साथ आया तो ट्रिंकलो ज्वाइंस हिम इन ड्रिंकिंग। ट्रिंकलो ने उसको ज्वाइन कर लिया और शराब वगैरह पीने लग गया एंड देन एग्री टू प्लॉट टू मर्डर प्रॉस्पेरो। अब यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये दोनों प्रॉस्पेरो का मर्डर करने के लिए तैयार हो गए थे। इनका पहले कोई मूड नहीं था, लेकिन कैलिबन ने इन लोगों को एक स्पीच दी और उसके ऊपर ये लोग फिर रेडी हो गए। फ्रांसिस एंड एड्रियन, टू ऑफ द किंग्स लॉर्ड, दे ट्राई टू ऑफर होप एंड प्रोटेक्शन टू अलोंसो। ये जो थे ये हम लोगों को दिखते हैं, हम लोगों को इनके नाम तो नहीं दिखे, लेकिन हम लोगों को पता है कि और कंपेनियन थे किंग के साथ। तो ये जो थे इनको होप थी और ये लोग प्रोटेक्ट करते रहते अलोंसो को। ये जो थे लॉयल थे अपने किंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास लास्ट कैरेक्टर बोट्सवाइन का, द शिप्स पेटी ऑफिसर। ही इज़ इन चार्ज ऑफ द डेक क्रू, द रिगिंग एंड द एंकर। ही मस्ट ट्राई टू कीप द बोट afloat ड्यूरिंग द स्टॉर्म इवन व्हेन द किंग्स पार्टी मेक्स डिमांड्स अपॉन हिज टाइम। हम लोगों के पास यहाँ पर कैरेक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों का आज का प्ले भी ख़त्म हो जाता है। हम लोगों ने लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर बात की, जिसके अंदर हम लोगों ने शेक्सपियर की लैंग्वेज के ऊपर भी डिस्कशन की। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन की, थोड़ा सा हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा, बाकी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये तमाम सारी स्टोरी थी और इतना बड़ा हम लोग पढ़ें और फिर इसको या डिफ़ाइन करें। ये सारी स्टोरी है उसके साथ रिलेट करके बताया हुआ है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ ही शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। उसके अलावा हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने फिर बताया नहीं। उसके अलावा ये भी मैंने कहा अब मैं पढ़ूँ और फिर आप लोगों को बताऊँ, तो ये इससे अच्छा मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूँगी, जिसने पढ़ना हुआ वो खुद पढ़ लेगा। उसके अलावा आगे हम लोगों ने डिस्कस किया कि टेम्पेस्ट एज ए रोमांस। बाकी हम लोगों ने शेक्सपियर के तमाम प्ले जो देखे हैं वो ट्रेजेडी थे उसके अंदर और ब्लड वगैरह और इस तरह की चीज़ें। स्टार्ट तो ये भी ऐसे ही होता है, लेकिन हम लोगों को एंड पे ये इस तरह का दिखता है, हैप्पी एंडिंग दिखती है। और ये कॉमेडी प्ले है और इसके अंदर हम लोगों को रोमांस भी दिखता है और लव भी दिखता है। ये हम लोगों का आज का एनालिसिस भी हो गया प्ले का। और यहाँ पर ये स्टार्ट में थोड़ी सी स्टोरी बताई हुई है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।